हाय एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज फटाफट से डीपीएसपी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसे हम देखेंगे। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को लिया है। मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि ये चैप्टर आपने एटलीस्ट एक बार पहले से पढ़ रखा। तो देखिए पॉलिटी में ना, एक तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दो तरह के क्वेश्चन आता है। एक तो आता है जो होता है हमारे कॉन्सेप्ट के बेस पे, और दूसरा आता है रटने के बेस पे कि आपको कितनी चीज़ें रटी हुई है। तो ऐसे आर्टिकल्स वगैरह याद करने होते हैं तो इसमें थोड़ा रटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो स्ट्रेट अवे आर्टिकल्स के बेसिस पे पूछता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्या डीपीएसपी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? तो हाँ, डीपीएसपी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी से डील करते हैं। डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, इससे डीपीएसपी काफ़ी हद तक मिलता है। डीपीएसपी का काम क्या है? डीपीएसपी एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है लॉ बनाने में, ताकि गवर्नमेंट किस तरीके का लॉ बना सके। गवर्नमेंट ऐसे लॉ बना सके जिससे लोगों का वेलफेयर इंश्योर होता है। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। सिर्फ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जस्टिशिएबल नहीं है और डीपीएसपी भी जस्टिशिएबल नहीं है। देखिए कोई भी लॉ जब सरकार बनाती है तो उस लॉ की वैलिडिटी को चेक करने के लिए भी डीपीएसपी अहम भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने SC/ST के वेलफेयर के लिए अगर कोई लॉ बनाया है तो जुडिशरी चेक करेगी क्या आर्टिकल 46 के अंदर गवर्नमेंट के पास प्रोविजंस है वो लॉ बनाने के लिए। अगर है तो वो लॉ स्टैंड करेगा बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब वायलेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अब देखिए आता है इसके मेन मुद्दे पे, इसके हैं आर्टिकल्स डीपीएसपी के 36 से 51 तक। इन आर्टिकल्स को हमें रटना है। हाँ, इसमें जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं 36 से 51 तक हमें सारे रटने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लॉजिकली प्रयास करेंगे कि इनको कैसे रटा जा सकता है। देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं ना डीपीएसपी में, वो हमेशा न्यूज़ में आते रहते हैं, तो उनका तो आइडिया आपको ऑलमोस्ट होगा ही और होना ही चाहिए अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो जैसे 39A है, तो ये लीगल एड के लिए है, गरीब आदमी को इसके अंदर जो नालसा बनाया था वो है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जैसे 44 है तो UCC है, ये भी हमेशा न्यूज़ में होता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स है। 46 जो है SC/ST के वेलफेयर के लिए, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इनका तो बेसिक आइडिया आपको होगा ही। बाकी जो आर्टिकल्स हैं हम वो याद करने का प्रयास करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए पहला आर्टिकल जो है ना, पहले आर्टिकल के अंदर हमेशा आती है स्टेट की डेफिनेशन। फंडामेंटल राइट्स का भी जो आर्टिकल 12 है उसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन आ रही है। तो स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी एंटाइटी, गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, वो आर्टिकल जो 36 है उसके स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी स्टेट की डेफिनेशन में आ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो अगर प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट अगर आता है क्या प्राइवेट बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, तो आप उसे टिक करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हुआ। आर्टिकल 36 हमारा क्लियर हो गया, स्टेट की डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल जो 37 है, 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी को सरकार को अप्लाई करना है। किस चीज़ में अप्लाई करना है? लॉ बनाने के केस में अप्लाई करना है। सरकार जब भी कोई लॉ बनाएगा तो डीपीएसपी को अपने बैक ऑफ माइंड में रखेगा, ध्यान में रखेगा कि SC/ST के वेलफेयर के लिए लॉ बनाना है, वुमेन के वेलफेयर के लिए बनाना है, इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस मेंटेन करके रखना है। ये सब फलानी जितनी चीज़ें दी हुई है डीपीएसपी में, ये सब सरकार को अपने दिमाग में रखना है। पहला देख लिया 36 स्टेट की डेफिनेशन है। 37 डीपीएसपी को लॉ बनाने के लिए ध्यान में रखना है, ये देख लिया हमने। 38 लॉ बनाना किसके लिए है? लॉ बनाना है लोगों के लिए। मगर लोगों का क्या क्या इंश्योर करना है हमें? वेलफेयर। आर्टिकल 38 में बोला गया है लोगों के वेलफेयर के लिए डीपीएसपी के थ्रू लॉज बनाए जाएंगे। वेलफेयर कैसे इंश्योर करता है? सोशल ऑर्डर। ठीक है, सोशल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पीस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक नया प्रोविजन ऐड किया गया था इनइक्वालिटी रिड्यूस करने वाला। ठीक है, ये वेलफेयर में ही आ जाएगा, आप रिलेट कर सकते हो, इसे आगे भी देखेंगे थोड़ा ध्यान से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह की मैं आगे समझाता हूँ कैसे याद करना है। आर्टिकल 39 है ना, ये बहुत ब्रॉड है, इसे बाद में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पीछे से आते हैं, पीछे वाले आर्टिकल्स हैं
यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि याद कैसे रखना है। देखिए, पूरा घर का काम जब खत्म हो जाता है ना नेशन के अंदर का, उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करते हैं। तो लास्ट आर्टिकल है 51 में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह ये सब कैसे मेंटेन की जाए। तो 51 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है। इसके बाद इसके पहले आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है इसमें सेपरेशन मेंटेन करके रखना है। अब मैं ये जो आपको बता रहा था कि यूपीएससी में आर्टिकल रट के रखने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आर्टिकल 50 वाला, ये यूपीएससी के 2020 में प्रीलिम्स पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन दोनों के बीच में सेपरेशन मेंटेन करके रखना है। ये बेसिकली किस लिए होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करने के लिए। तो ये आ जाता है हमारा आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल रिलेशंस था, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी था, ये हमने देख लिया। अब आर्टिकल 49 में आ जाता है। 49 प्रोटेक्शन की बात करता है, किसकी? जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह जो है देश में, बेसिकली मॉन्यूमेंट्स वगैरह को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो वो आर्टिकल 49 में आता है। ठीक है, अब 48 है। देखिए 49 तक हमारी कहानी एकदम साफ़ होगी, समझ आ गया हमें। आर्टिकल 48 है और 48A है। ए का मतलब क्या होता है कि ये ना बाद में ऐड किए होंगे आर्टिकल्स, तो 48 के अंदर ही ऐड करना था, तो एक और प्रोविजन बना दिया, 48A कर दिया। ये सेम वैसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट जो आज के समय में बनाया गया है, तो इसे ना आर्टिकल 338B में डाल दिया। अब 338 के अंदर ही डालना था इन्हें नेशनल जो कमीशन से, तो इसलिए इसे बी कर दिया था। एक मिनट, बी किया है ना? हाँ बी किया, सी तो नहीं किया शायद, जितना मुझे याद, चेक कर लेना एक बार फिर भी। तो देखिए आर्टिकल 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है कि एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर वगैरह को प्रमोट करना है और काउ स्लॉटर को कम करना है। ठीक है, काउ स्लॉटर कम होना चाहिए भारत में। ये एक तरीके का ना गांधीयन प्रिंसिपल है कि गांधी जो है वो नॉन वायलेंस वगैरह पे बिलीव करते थे, तो 48 के अंदर उन्होंने ये बताया। 48A जो है वो बाद में ऐड किया गया था। इसके अंदर बताया गया कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, और इन्वायरमेंट मतलब फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब इसमें आ जाता है। तो देखो 48 और 48A जो है ना, इसको याद करना थोड़ा आसान है। ये किससे डील कर रहा है? हमारा एग्रीकल्चर से डील कर रहा है, इन्वायरमेंट से डील कर रहा है, और ये एनिमल स्लॉटर वगैरह इसको कम करने से डील कर रहा है। एनिमल स्लॉटर मतलब यहाँ पे बेसिकली हम काउ स्लॉटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ काउ स्लॉटर मेंशन कर रखा है। ठीक है, 47 पे आ जाते हैं। 47 ये भी गांधी जी वाला ही प्रिंसिपल है एक तरीके से। गांधी जी ने बोला था कि जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं जैसे शराब हो गई, बाकी जो हो गए ड्रग्स वगैरह हो गए, तो इन सब पे बैन करने की ज़रूरत है। ये हेल्थ से रिलेटेड है, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सरकार को प्रोविजंस बनाना है। अब हेल्थ में ही आता है कि जो गांजा वांजा है ये सब चीज़ों को बैन करना है, तो ये 47 में आ गया। ठीक है, तो देखिए 47 48 हम देख रहे थे। 48 जो था वो एग्रीकल्चर वगैरह को प्रमोट करने के लिए था, उसमें एनिमल हस्बेंड्री वो सब आ ही गया, कास्ट वाटर वगैरह प्रिवेंट करना था। 48A हमने देख लिया, 48 और 48A रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए था ये। इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट भी आ जाता है, वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। ठीक है, 49 जो हमने देखा था वो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल इंपॉर्टेंस वगैरह। 50 हमने देख लिया था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन। 51 जो लास्ट में आता है, लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस देखता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी साफ़ होगी। 46 है, ये जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसको याद रखना। SC ST के वेलफेयर के लिए सरकार को प्रोविजंस बनाने हैं, यह आता है आर्टिकल 46 में। इसके बाद आर्टिकल 45 जो है ये अपना राइट टू एजुकेशन वाला है एक तरीके से। राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, इनको फ्री एजुकेशन देनी है सरकार को। ठीक है, तो आर्टिकल 45 ही उसी टाइम पे ऐड किया गया था। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 साल से कम की जो उम्र के बच्चे हैं ना, इनको भी बेसिक एजुकेशन देनी है। ये किनका काम है ये देने का? ये पेरेंट्स वगैरह का काम होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए जो लॉ बनाना है ना, तो उसके लिए जो DPSP है वो 45 है, मतलब बच्चों की एजुकेशन। मगर कौन से बच्चे? जिनकी उम्र 6 साल से कम है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। अगर आप थोड़ा भी सीरियस है UPSC की पढ़ाई को लेके, तो ये आपके मतलब नज़र के सामने से काफ़ी बार गया होगा, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें होती है ना जो हम बार बार देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। इंसान का दिमाग इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 40 है। ये 40 भी गांधी का प्रिंसिपल है। इसने बोला था जो विलेज पंचायत वगैरह हैं इनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली भारत में जो 3rd टायर बनाया गया है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसके पीछे एक जो बैकिंग है वो आर्टिकल 40 भी है। ठीक है, आर्टिकल 40 हमें याद हो गया। आर्टिकल 39A ये न्यूज़ में रहता है हमेशा, जब से नालसा बना है हमारा,
1987 में नालसा बनाया गया था। नालसा का काम क्या है, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग को न्याय मिले। न्याय किस तरीके से, लीगल एड दी जाएगी इनको। लीगल एड मतलब इनको एडवोकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा सस्ते में मतलब ऑलमोस्ट बिना पैसे की। अब ये गरीब लोग ये पैसे वैसे ही कहाँ से देंगे, ठीक है। तो 39A जो है वो लीगल एड से डील करता है। अब देखते हैं हम 41, 42, 43, 44 ये बचे ना, ये 4 आर्टिकल देख लेते हैं। देखो 43 जो है ना, 43 वर्कर्स से डील करता है, ठीक है। अब 43 में क्या है, देखो एक तो लिविंग वेज इंश्योर करना, जितना मिनिमम बेसिक सस्टेनेंस के लिए जितना पैसा मिलना चाहिए इंसान को उतना मिलना चाहिए। इसके अलावा जो काम कर रहे हैं, जिस जगह में काम कर रहे हैं वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करना, एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ हो, जैसे सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, पंखे वंखे लगे हो वहाँ पे, ठीक है, जो मिनिमम बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, खाना ढंग का मिल रहा हो, तो ये सब आर्टिकल 43 में आता है। 43 हमारा वर्कर से डील कर रहा है, वर्कर्स और उनकी कंडीशन से। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हो, ठीक है। 43A बाद में ऐड किया गया था। 43A कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को हमें बढ़ाना है। तो बेसिकली 43A का फंडा ये है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है ना, उनको प्रमोट करना है, ठीक है। कोऑपरेटिव का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल जो हमारे पास है वो है अमूल का मॉडल, गुजरात का मॉडल है, डेयरी वाला, दूध वाला, इसके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद आर्टिकल 41 और 42 देख लेते हैं। देखिए 42 जो है, 42 भी वर्क से ही डील करता है, वर्क और वर्कर से। ये कहता है कि ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा एक और प्रोविज़न है मैटरनिटी बेनिफिट का, जो हमने रिसेंटली देखा था, जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो बिल पास हुआ था, जो मैटरनिटी लीव है उसे बढ़ा के शायद 26 वीक कर दिया गया था, तो वो आर्टिकल 42 के अंदर आता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 41। 41 के अंदर क्या बताया गया है, राइट होना चाहिए, किन चीज़ों का, काम करने का राइट होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, और पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस मगर किस केस में, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो इस केस में पब्लिक असिस्टेंस इंसान को मिलनी चाहिए। अब पब्लिक असिस्टेंस हम किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे 41 का लाइव एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ठीक है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब फंडा तो आपको पता ही है ना, कि हर किसी को पैसे देना है अगर वो काम वाम नहीं कर पा रहा भारत में, हर किसी को बेसिकली। तो ये एक एग्जांपल है आर्टिकल 41 का। तो देखिए ये जो आर्टिकल्स हैं 41, 42, 43, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इनको ना ढंग से एक बार देख लेना है, ठीक। बाकी जो आर्टिकल्स हैं ये तो याद हो जाते हैं, इतना इशू नहीं आता। और ये आर्टिकल्स को याद करने के लिए ना एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, थोड़े टाइम तक देखते रहोगे, एट मोस्ट 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे ना, रोज़ 5 मिनट ज़्यादा। आज 5 मिनट देख लिया, अगले हफ्ते देख लिया, उसके अगले हफ्ते देख लिया, ऐसे तो आराम से याद हो जाएंगे, कोई लोड नहीं है इसका ज़्यादा। ये बच जाता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ना एक तरीके से ना ऑल इनकम्पासिंग आर्टिकल है, इनकम्पासिंग आर्टिकल है। तो जो भी चीज़ें बच गई हमारी, ठीक है, जो हमने जितना आर्टिकल्स कवर किए उसमें जो नहीं आया ना, वो आर्टिकल 39 में एक तरीके से डाल देना। ये भी वेलफेयर के लिए ही मतलब बेसिकली बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है एक तरीके से बता दो तो लाइवलीहुड इंश्योर करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है इसको अवॉइड करना, ठीक है। ये बेसिकली इक्विटी के लिए, ताकि लोगों के पास इक्विटी हो। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला फंडा तो हमने देख ही रखा है, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहते हैं कि 1% टॉप की जो 1% पॉपुलेशन है वो 50 से ज़्यादा % जो रिसोर्सेज होल्ड करती है। तो ये तो जाहिर सी इनइक्वालिटी, ठीक। फिर इक्वल पे इंश्योर करना, ये कहाँ पे काम आता है, हमने देखा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो ILO का आता है, उसमें हमने देखा है जो वुमन के जो वेज रेट्स हैं वो मैन से करीबन 23 से 27% कम होते हैं, है कि नहीं। तो ये भी इंश्योर करना, ये किसके अंदर दिया गया, आर्टिकल 39 के अंदर दिया गया। इसके अलावा हेल्थ इंश्योर करना, हेल्थ किसकी, वर्कर्स की और चिल्ड्रन की, ठीक है। तो ये थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा, मगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट जितने आर्टिकल्स से सारे कंप्लीट कर लिए हैं इसके अंदर DPSP के अंदर। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आर्टिकल्स ध्यान से सुनना। देखो पहला आर्टिकल है 36 स्टेट की डेफिनेशन है। 37 कहता है कि DPSP सरकार को लॉ जब बनाना है तो उसके लिए अप्लाई करना है। 38 क्या कहता है, DPSP क्यों चाहिए, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल इंश्योर करना है, सोशल ऑर्डर वगैरह इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। 39 जो है, 39 भी लोगों के वेलफेयर से ही रिलेटेड है।
इसके अंदर क्या आता है, लाइवलीहुड इंश्योर करना है, इक्वालिटी इंश्योर करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इसको हटाना, इक्वल पे इंश्योर करना, हेल्थ इंश्योर करना वर्कर्स की, चिल्ड्रंस की, ठीक है, चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन से नहीं बोलेंगे। 39 भी याद हो गया। 39A नालसा वाला आर्टिकल है इसलिए याद हो जाएगा, नालसा नाम याद रख लो बढ़िया से, लीगल एड पुअर को देना। 40 गांधी जी का आर्टिकल है, कहा था पंचायत बनाने की बात की थी, पंचायत बन गई भारत में, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है हमारे 41, 42, 43, ठीक है, ये तीनों जो आर्टिकल्स है ये वर्कर से डील करते हैं एक तरीके से। 41 में क्या कहा गया है कि वर्कर के पास राइट होना चाहिए, राइट टू वर्क का, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, और अगर काम नहीं कर पा रहा वो बेचारा अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में पब्लिक असिस्टेंस देनी चाहिए। ये है आर्टिकल 41 में। 42 में कहा गया है कि जहाँ काम करता है वहाँ की कंडीशंस ह्यूमन होना चाहिए, और मेन ये वुमन का पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, मैटरनिटी बेनिफिट वाला जो पॉइंट है वो आर्टिकल 42 में मैंशनड है, 41 में नहीं है, 43 में नहीं है, ठीक है। 43 में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो लिविंग वेज है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करना है, ठीक है। 43A हमने एक अलग से ऐड किया था, क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव कल्चर हमें प्रमोट करना था, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स ये आ जाता है 43A में। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला है, गोवा में कुछ एक्सटेंट तक यूनिफॉर्म सिविल कोड है भारत में, ठीक, न्यूज़ में आता है पढ़ना। 45 नया आर्टिकल था जिसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि 6 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा उसको एजुकेशन देनी है, तो वो इंश्योर किया गया आर्टिकल 45। 46 SC/ST का वेलफेयर है, न्यूज़ में रहता है हमेशा, याद हो जाएगा। 47 एक तरीके से ये भी गांधी जी वाला आर्टिकल है कि ड्रग्स वगैरह को, अल्कोहल वगैरह को बैन कर देना चाहिए, हेल्थ लोगों की इंश्योर करनी है। आर्टिकल 48 पे हम आए थे। 48 किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट तो हाँ ठीक है 48 में ही है, 48A में है। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और काउ स्लॉटर को प्रिवेंट करना, काउ लिखा है याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। 48A क्या है? 48A कहता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को करना है, वाइल्ड लाइफ को करना है, ठीक है। 48 याद हो गया हमारा। इसके बाद 51 हमने देखा था इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है। 50 हमने देखा था सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से डील करता है। 49 मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, ऊपर कहता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है 48 में, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आर्टिकल्स आपको याद हो गए होंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी होती है ना वो ये है कि जो DPSP में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे उसके बाद ना कुछ DPSP ऐड किए गए थे, तो ये कौन कौन सा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे याद हो जाएगा। देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है ना अपना, वो राइट टू एजुकेशन से डील करता है, याद है, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, फ्री एजुकेशन, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसी जो अमेंडमेंट है ना, इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 45 हमारा ऐड किया गया। 45 हमने ऊपर डिस्कस किया था, बच्चों को एजुकेशन देनी है जो 6 साल से कम हो, ठीक है, तो 45 याद हो गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो एजुकेशन से डील करता है, उसके अंदर आर्टिकल 45 है जो DPSP में ऐड किया गया है, क्लियर। इसके पहले आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये है 1976 में आया था। इससे भी सिर्फ एक आर्टिकल ऐड किया गया है 38th। ये इसमें क्या प्रोविजन ऐड किया गया था 38 में कि इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करना है। आर्टिकल 38 तो ऑलरेडी भी एग्जिस्ट कर ही रहा है DPSP में, मगर सिर्फ एक प्रोविज़न कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए ये ऐड किया गया था, ठीक है। तो 38 और 45 हमारे क्लियर हो गए, ये दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया है। इसके पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है हमारा 1972 वाला, इससे हमारे 4 आर्टिकल ऐड किए हैं। 39 में कुछ चेंज किया था, फिर 39A तो पूरा ऐड कर दिया है, फिर 43A और 48A, ठीक है। देखिए 39 में क्या ऐड किया गया था, जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन की हेल्थ को इंश्योर करना है, TH, ठीक है, ये 39 में था। 39A नालसा वाला आर्टिकल है, हमने देख लिया, लीगल एड वाला, ये क्लियर हो गया। 43A जो बाद में ऐड किया गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला, ठीक है, तो 43A आपको याद हो जाएगा। 48 वाला याद है आपको, एग्रीकल्चर वाला, काउ स्लॉटर बैन करने वाला, उसमें 48A अलग से प्रोविजन ऐड किया गया था। ये क्या था, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें, इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, वन को, और वन के अंदर जो जनजीवन रह रहे हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस है, ये आर्टिकल्स है, ये DPSP में बाद में ऐड किए गए हैं। तो इस पॉइंट से हमें ये भी पता चलता है कि DPSP को अमेंड किया जा सकता है। देखिए एक बेसिक सा फंडा याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को अमेंड किया जा सकता है एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन फंडा यही है। अब चाहे फंडामेंटल राइट्स हो उसे भी वायलेट किया जा सकता है, उसे भी अमेंड किया जा सकता है, वायलेट नहीं, अमेंड कहेंगे, ठीक है। तो
देखिए अमेंडमेंट से भी कौन सा आर्टिकल्स ऐड हुआ है ये आपको यहाँ पे याद हो गया होगा। 44 से एक ही ऐड हुआ है, 38, 86 से एक ही ऐड हुआ है, 45 बाकी बचे 42 से ऐड हो गया था, 39A, 43A, 48A। चलिए बढ़िया, ये जो चैप्टर है ना ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा है इस चैप्टर में। आगे जो थोड़ा बहुत ज्ञान दे रखा है इस चैप्टर में वो पन्ने पलट पलट के देख लेना। जैसे DPSP क्या करता है, मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट्स पे, ठीक है, पहली चीज़ अंडरस्टूड है। जब भारत आज़ाद हुआ तब DPSP हमने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए? भारत के पास ना पैसा था ना रिसोर्सेज थे, ऊपर से बैकवर्ड था। हमारा देश बहुत बैकवर्ड था, लिटरेसी रेट बहुत कम था, 10% से भी कम था, और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मेन दिक्कत ये थी, ट्राइबल्स को भी एकोमोडेट करना है, बैकवर्ड सेक्शंस को भी एकोमोडेट करना है। जो अब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो चेंजेस हुए, लोग देश में आए, देश से गए, उन्हें भी एकोमोडेट करना है, इलेक्शन भी करना है, 50 चीज़ें करनी है, कैसे होता। तो सरकार ने कहा DPSP हम रख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, धीरे धीरे करेंगे जैसे जैसे जब समय आएगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, एक तो इलॉजिकल कहा गया है कि कोई तुक नहीं है, लिख दिए हैं बस, ठीक है, एक तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे सिर्फ काउ स्लॉटर क्यों मेंशन है, दूसरे एनिमल्स के स्लॉटर क्यों मेंशन नहीं है, और लीगल फोर्स नहीं है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, क्योंकि हमने देखा नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है। तो देखिए इतना कंटेंट है इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है इस लेक्चर के बाद ना DPSP काफ़ी हद तक क्लियर हो ही चुका होगा। इसके अलावा आपको ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेना है एक बार, जो UPSC में पूछे गए हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है एकदम फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग पे पूछे गए हैं, कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें आर्टिकल आए हैं। हम एक सेपरेट वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे, तब वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए DPSP इतना ही है, मुझे लगता है इतना मोर देन इनफ होगा। तो रिवाइज़ कीजिए बढ़िया से, एक ही बार में तो याद नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, मगर फिर भी अभी तो टाइम है प्रीलिम्स के लिए, तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।